नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के और मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। अब देखिए, बिहार में एसआईआर के बाद चुनाव होने जा रहा है। पहले खूब बवाल मचाया गया, विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन अब सब ठीक सा लग रहा है। सब अपने अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन बिहार के बाद आज से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसके विरोध में विपक्ष सड़क से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। कोलकाता में ममता बनर्जी पैदल मार्च कर रही हैं, तो डीएमके प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। बंगाल में बीएलओ के लिए सिक्योरिटी की मांग हो रही है, जबकि बीजेपी एसआईआर का विरोध करने वालों पर घुसपैठियों को बचाने का आरोप लगा रही है। चुनाव आयोग वोटर्स की समीक्षा कर रहा है, तो विपक्ष विरोध आखिर क्यों कर रहा है? एसआईआर क्यों करवा रहा है चुनाव आयोग? ये विपक्ष का सवाल है। मुसलमान या घुसपैठिए निशाने पर, आखिर इन दोनों में से कौन है? विपक्ष का आरोप है कि भाई मुसलमान निशाने पर हैं, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि घुसपैठियों की पहचान करने के लिए ये प्रक्रिया जरूरी है। एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी को आखिर सड़क पर क्यों उतरना पड़ा, और एसआईआर की प्रक्रिया आखिर विपक्ष रोकना क्यों चाहता है? यही तमाम सवाल हैं जिनके आज जवाब अपने गणमान्य मेहमानों से चर्चा के दौरान हम ढूंढेंगे। उनका परिचय कराऊं और चर्चा शुरू करें, उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाता हूं आपको। যোগ্য ভোটারের নামও যদি ভোটার তালিকা থেকে বাদ যায়, তৃণমূল কংগ্রেস এই আন্দোলন দিল্লির মুখে নিয়ে যাবে এবং যারা কেন্দ্র সরকারের এবং দিল্লির তল্পিবাহক হয়ে কাজ করে বাংলার মানুষের বিরুদ্ধে আঘাত এনে বাংলাকে डेमोग्राफिक चेंज हो रहे हैं। ममता जी रोहिंग्या को पश्चिम बंगाल में बुला रहे हैं। जो मूलभूत पश्चिम बंगाल की समस्या है उससे नजर हटाने के लिए ममता जी और अभिषेक बैनर्जी का ये कोशिश है। आरोप लगना तय, और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। हम लोगों ने तो इसका स्वागत किया है, अच्छा है, एसआईआर होना चाहिए। बंगाल में ममता बनर्जी 2005 में बोलती थी घुसपैठिए वोटर्स को और अवैध वोटर्स को हटाओ। आज एसआईआर जो है वो खराब हो चुका है। तो ये एसआईआर का विरोध नहीं है, दरअसल बहाना है, अपनी नाकामी को छिपाना है। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने पैनल से आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। देखिए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से आज गुरु प्रकाश पासवान जो हैं प्रवक्ता के तौर पर रहेंगे। आरजेडी से प्रवक्ता कंचना यादव हमारे साथ आज डिबेट में रहेंगी। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फराज किदवई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा ए.के. वाजपेयी साहब रहेंगे, एलजेपीआर से प्रवक्ता हमारे साथ। जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। विशाल लोधी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ डिबेट में होंगे आज। राजनीतिक विश्लेषक बादल देबनाथ आज इस डिबेट में रहेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार राकेश उपाध्याय हमारे साथ आज इस डिबेट का हिस्सा होंगे। चलिए डिबेट की शुरुआत करते हैं फराज किदवई साहब से। अच्छा, मैंने देखा अखिलेश यादव कह रहे कि एसआईआर के बहाने फर्जीवाड़ा घोटाला कराना चाह रही है बीजेपी। सवाल यह है कि केवल एसआईआर ही नहीं, इससे पहले ईवीएम में छेड़छाड़ के जरिए भी घोटाला और वोट चोरी का आरोप लग चुका है, लेकिन वो कोई विपक्षी पार्टी साबित नहीं कर पाई। आपने देखा कि एसआईआर के मुद्दे को, मुझे नहीं पता, अभी मैं कंचना जी से पूछूंगा कि आरजेडी ने और कांग्रेस ने आखिर वो मुद्दा क्यों छोड़ दिया? इतनी मुखरता के साथ बिहार में शुरू किया था, तो वोट चोर गद्दी छोड़ का मुद्दा आखिर क्यों छोड़ दिया गया? लेकिन अब इस बात को बिहार का हश्र देखने के बाद, बिहार में इस मुद्दे का हश्र देखने के बाद खासकर, कैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि घोटाला कराना चाहती, जबकि मंतव्य बिल्कुल साफ है, चुनाव आयोग भी साफ कर चुका है कि फर्जी वोट्स पकड़ने हैं, जो वोट्स अब नहीं रहे उनकी पड़ताल करनी है। ये एसआईआर की प्रक्रिया जो है उन्हीं आरोपों के चलते की जा रही है, जिसमें कहा जाता है कि फर्जी वोटिंग हो रही है। अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे भी शायर बना दिया। कल मैंने एक शेर कह दिया। अक्सर मैं दूसरों के शेर पढ़ा करता हूं आप लोग के शोज में आकर के जी। तो ये ईवीएम के ऊपर मैं बहुत, या जो इलेक्टोरल प्रोसेस है उसके ऊपर कल मैं बहुत इमोशनल हो रहा था। तो मेरे जहन में एक शेर आ गया कि ईवीएम भी चुप रही, बैलेट भी शर्मसार, जनता की मर्जी से नहीं सेटिंग से बनी सरकार। अच्छा, ये मेरा अपना शेर है, किसी शायर का नहीं है। अनुराग जी। जी जी।
तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का, अनुराग जी, ये इतिहास है कि अगर ये बैलेट से सरकार नहीं बना पाएंगे तो क्या करेंगे कि ये ऑपरेशन लोटस लाएंगे, मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराएंगे। अगर ये ईवीएम से नहीं जीत पाएंगे तो ए.के. वाजपेयी जी की पार्टी तोड़ेंगे, ए.के. वाजपेयी जी का परिवार तोड़ेंगे और इनके बंगले में आग भी लगा देंगे। ए.के. वाजपेयी जी अभी चर्चा में, मुझे नहीं पता कि हैं कि नहीं, बहरहाल बहुत सीनियर हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट जुड़ने वाले अभी जुड़े नहीं है, मैं जैसे जुड़ जाएंगे आपको कहूंगा बात दोहराने के लिए। अच्छा, हाँ, तो ए.के. वाजपेयी जी के लिए मैं एक हाइड्रोजन बॉम्ब रखे हुए हूं, तो जब वो जुड़ेंगे तो मुझे जरूर बताइएगा, तो जब वो आ जाएंगे तब वो बॉम्ब फोड़ेंगे। ठीक है। देखिए अनुराग जी, क्या है एसआईआर का ऑब्जेक्टिव, क्या है एसआईआर का ऑब्जेक्टिव? तो यही है ना अनुराग जी कि घुसपैठियों को पकड़ेंगे, बांग्लादेशियों जो आए हैं उनको निकालेंगे। लेकिन मैं आपको डेट बता रहा हूं, 9 अगस्त 2025 को एक बहुत बड़ा अंग्रेजी का अखबार है, उसमें एक एनालिसिस छपती है, खबर छपती है। अच्छा, उसके हिसाब से 2015 में, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो विश्व गुरु जी इस देश के प्रधानमंत्री थे। हाँ। उन्होंने भारत और बांग्लादेश से एक भूमि समझौता किया। हाँ। फिर से मैं बोल रहा हूं, भारत और बांग्लादेश से भूमि समझौता हुआ, जिसके तहत जमीन के टुकड़ों का आदान प्रदान हुआ, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर गहराई तक भारतीय क्षेत्र था और भारत के अंदर बांग्लादेशी क्षेत्र था, और इन क्षेत्रों के लोगों को बांग्लादेशी नागरिक या भारत के नागरिक बनने का विकल्प दिया गया। यह किसने दिया? यह आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने दिया, इंदिरा गांधी जी ने दिया, तेजस्वी यादव जी ने दिया, ममता बनर्जी जी ने दिया, या नरेंद्र मोदी जी ने दिया? अब उसके बाद में हुआ क्या कि जब लोगों ने नागरिकता ली तो शमसुल हक और रबीउल हक नाम के लोगों को इन्होंने गुड़गांव में पकड़ा, और गुड़गांव में पकड़ने के बाद अनुराग जी उनको वहां से निकाल दिया गया। लेकिन जब उन्होंने अपने सारे क्या नाम है दस्तावेज दिखाए, तो उसके बाद में फिर ममता बनर्जी जी के प्रयासों से उनको वापस लाया गया। एक घटना मैं आपको और बता देता हूं, फिर आप दूसरे गेस्ट के पास चले जाइएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के एक एमपी है, मैं नाम ले रहा हूं, ब्रिजलाल जी। हाँ। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 26 अक्टूबर 2025, पेज नंबर 4। वो साहब निकलते हैं इलेक्शन कमिश्नर बनकर के मॉर्निंग वॉक पर। हाँ। उनको वहां कुछ लेबर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को तो मजदूरों से चिढ़ है, किसानों से नफरत है, महिलाओं से चिढ़ है, तो कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई यहाँ तुम लोग कहां, तुम तो बांग्लादेशी हो। और जब उन्होंने बढ़िया वीडियो बनाई और उसको चलाना शुरू किया, लेकिन हुआ क्या कि उन लोगों ने एनआरसी के भी डॉक्यूमेंट दिखा दिए। तो अनुराग जी, जो लोग अपने देश के एनआरसी के डॉक्यूमेंट जिनके पास हैं उनको घुसपैठिए बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। अब आ जाइए आप बिहार में। बिहार में असलियत में क्या है कि नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल तक इनका जो अपना रिपोर्ट कार्ड तो दिखा नहीं पाए, तो जब अपना ये रिपोर्ट कार्ड दिखा नहीं पाए और बिहार में किस तरह से अपराध फैला, ये पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, तो भैया कोई ना कोई तो शगुफा अनुराग जी चाहिए था कि जनता का ध्यान कैसे भटके। ठीक है, आपकी बात आ गई बीजेपी के लिए भी, और जेडीयू का रिपोर्ट कार्ड मैं आपको संजय कुमार जी से दिलवा दूंगा। लेकिन उससे पहले गुरु प्रकाश जी, ये शगुफा जो है आप इसलिए लाए हैं क्योंकि आपके पास इसके अलावा कुछ बचा नहीं है। एक उदाहरण ब्रिजलाल जी का दिया गया है यहाँ फराज किदवई के जरिए से। संशय की दृष्टि से एसआईआर की प्रक्रिया को देखा जा रहा है, बिहार से लेकर के, और अब जो आज से प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसको ये कहा जा रहा है कि बड़ा घोटाला कराना चाहती है इसके बहाने बीजेपी। अनुराग जी, मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। आपके प्रारंभिक उद्बोधन को तो नहीं सुन पाया, लेकिन अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जो कह रहे थे मैं सुन रहा था। लेकिन पूरा का पूरा प्रोसेस एसआईआर पे लगातार भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। ऐसा हमने नहीं कहा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट यदि एसआईआर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता, एसआईआर इलीगल होता, एसआईआर असंवैधानिक होता, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर अविलंब रोक लगाती। तो क्या ये लोग, इन लोगों का जो विजडम है, इनका जो विवेक है, क्या ये सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो गया है? क्या ये संविधान से ऊपर हो गया है? मैं आपके शो पे बहुत जिम्मेवारी के साथ, उसी इंडियन एक्सप्रेस के, दिक्कत क्या है ना अनुराग जी, कि आप उन्हीं खबरों को पढ़ते हैं, उन्हीं खबरों को यहाँ कोट करते हैं जो आपके नैरेटिव को सूट करता है। देश ऐसे नहीं चलता है, देश समग्रता में चलता है।
सर्वोच्च न्यायालय, मेरी नहीं, फराज किदवई की बात कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से देश चलता है। मैं फराज किदवई जी की बात कर रहा हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा गैंग है जो सिलेक्टिविटी के आधार पे अपने दुकान को चलाता है। मैं एक बार के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देखिए आपके मन मुताबिक कुछ नहीं होता है तो सर्वोच्च न्यायालय संदेह के घेरे में आ जाता है। आपके मन मुताबिक चुनाव के नतीजे नहीं आते तो चुनाव आयोग संदेहास्पद हो जाता है। चुनाव आयोग कर्नाटक में संदेहास्पद नहीं होता है, तेलंगाना में संदेहास्पद नहीं होता है, पश्चिम बंगाल में संदेहास्पद नहीं होता है। यदि आप पुरुषार्थ और पराक्रम से लोगों की जन आकांक्षाओं को लेकर के चुनाव में जाएंगे तो आपको जनता का आशीर्वाद मिलता है। जहां तक एसआईआर की बात है, ये यहां पे फुल्ली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट का ही उसी अखबार का, मैं अखबार आपको खबर कोट करके बताना चाहता हूं, दैट एसआईआर दैट इज बीइंग कंडक्टेड इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज पर द प्रोविजन आर्टिकल 324, 325 एंड 326 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये विषय तो यहां समाप्त हो जाता है। लेकिन जहां तक आपने बहुत अच्छी बात की है, बिहार के लोगों को, आपके दर्शकों को समझना चाहिए, बात रिपोर्ट कार्ड की हो, मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं, कोई भी रिपोर्ट कार्ड देखिए। बिजली की उपलब्धता 2005 में कितनी? 20%। आज 100% गांव में बिजली है, 24 घंटे बिजली आती है। कहिए मैं गलत बोल रहा हूं तो। आप इंडस्ट्री की बात करते हैं और बहुत चिल्ला चिल्ला के इंडस्ट्री की बात करते हैं। बरौनी रिफाइनरी कब बंद हुआ था? आपके शासनकाल में बंद हुआ है। चालू कब हुआ है? अब बंद हुआ है। सारी की सारी चीनी मिल कब बंद हुए? आपके शासनकाल में बंद हुए। वही इसीलिए तो इनका शासनकाल चला गया, लेकिन आपके शासनकाल से पूछा जा रहा है कि शुरू क्या क्या हुआ? लंबे समय उनको बोलने का मौका दिया था सर। अनुराग जी, मैंने बोलिए बात पूरी कर लूं, फिर आप दूसरे केस के पास चले जाइएगा। हाँ नहीं, ये महत्वपूर्ण बात है। मैं उनकी बातों को लंबे समय से सुन रहा था, मैंने कोई व्यवधान प्रकट नहीं किया। देखिए, बात मुद्दों की होनी चाहिए, बात विकास की होनी चाहिए, बात इंफ्रास्ट्रक्चर की होनी चाहिए, बात अपराध की होनी चाहिए, बात लॉ एंड ऑर्डर की होनी चाहिए। आजकल बीच चुनाव में गाना कौन सा चल रहा है पता है आपको? भैया के आवे दे सत्ता में, मार देम कट्टा सटा करके। पहला टिकट राष्ट्रीय जनता दल अगर एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को देती है तो क्या संशय नहीं पैदा होता है? अवसर था उनके पास। महान जनवादी समाजवादी नेता स्वर्गीय शरद यादव जी, उनके परिवार के लोग, उनके पुत्र भी आ रहे थे, आप टिकट उनको देते, एक समाजवादियों में संदेश जाता। लेकिन एक प्रखर समाजवादी और मंडल कमीशन के पुरोधा लालू यादव जी के राजनीतिक संरक्षक, ये सब मैं आपको बहुत ही जिम्मेवारी से कह रहा हूं, अपने राजनीतिक संरक्षक शरद यादव जी को इग्नोर करके एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को आपने पहला सिंबल दिया। ऐसे गांव चल रहे हैं, ऐसे गाने चल रहे हैं गांव गांव में, हरा गमछा पहन करके, लालटेन का छाप लगा करके, भैया के आवे दे सत्ता में, मार देम कट्टा सटा करके। तो क्या संशय नहीं होना चाहिए? यह बिहार सुशासन का बिहार है। और मैं खुली चुनौती देता हूं आपको, 2005 के बाद में बिहार में एक भी नरसंहार, एक भी मैसेकर नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं आपको। और 2005 के पहले का बिहार 12 नरसंहार, बहुत उतावले हो रहे हैं कुछ कहने के लिए। मैसेकर जी नहीं, मैं आपको बता रहा नहीं, मैं उनकी बातों को सुन रहा था, मैं अपनी बातों को रख देता हूं। वो आपके बीच में ही आना चाह रहे हैं, कुछ शायद आपसे पूछना चाह रहे हैं। अगर आप इजाजत दे तो मैं ले लूं उनका सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, फराज किदवई साहब क्या जोड़ना चाह रहे हैं? जोड़िए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं। मैं अनुराग जी सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं। देखिए, सुशासन के बारे में गुरु प्रसाद जी ने हमारी अभी बात की और बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। देखिए, मैं कुछ भी बोलता हूं, या तो अनुराग मुस्कान जी हमें कुछ बताएंगे तो मैं बोलूंगा, या कहीं से मैंने पढ़ा होगा विद प्रूफ। मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। कंचना जी जरा ये पढ़ दीजिएगा कि क्या लिखा हुआ है। टॉर्चिंग दलित होम्स इज अ रिकरिंग क्राइम इन बिहार। गुरु प्रसाद जी, इसका हिंदी में अगर मेरी टूटी फूटी जो अंग्रेजी है उसका अगर मैं ट्रांसलेशन करूंगा, इसका मतलब यह हुआ कि बिहार में दलित मोहल्लों में आग लगाना एक आम बात हो चुकी है। और 2017 से लेकर के एज पर एनसीआरबी में बता रहा हूं, और 2022 के बीच में दलितों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे उसमें वो डबल हो गए बिहार में। और इसमें सबसे बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज और है अनुराग जी के एनसीआरबी ही ये बोलता है कि बिहार के अंदर दलित मोहल्लों को फूकना, उसमें आग लगाना एक आम बात हो गई। ठीक है, और ये मैं अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं। मैं समझ गया। मैं आप एनसीआरबी का जिक्र कर रहे हैं, मैं जो आप अखबार दिखा रहे हैं उसका रेफरेंस नहीं लूंगा। एनसीआरबी के आंकड़ों की मैं बात करूंगा, 2023 तक के आंकड़े हैं। मैं अब संजय कुमार जी से, मैं गुरु प्रकाश जी, मैं लौटता हूं, मैं जवाब दे देता हूं। अच्छा, एक लाइन का जवाब दीजिए, फिर डिस्क्रिप्शन में मैं संजय कुमार जी से जवाब लेता हूं। बोलिए। हाँ, जरूर। नहीं, वो अंग्रेजी अखबार कोट कर रहे थे, मैं भी कोट करके दिखाना चाहता हूं। बिहार को आर्म पेट ऑफ इंडिया कहा था द इकोनॉमिस्ट ने। आर्म पेट ऑफ इंडिया द इकोनॉमिस्ट ने कहा था, 2004 की रिपोर्ट है, आप लोगों की सरकार थी, और हर एक मानक पे
नरसंहार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, महिला सुरक्षा हो, शिल्पी जैन हो, चंपा बिस्वास IAS ऑफिसर की पत्नी तक का रेप होता था, उनकी हत्या होती थी, कोई सुनवाई नहीं होती थी। आज किसी भी व्यक्ति का हो, किसी भी दल का व्यक्ति हो, रूलिंग पार्टी का ही क्यों ना हो, उसके खिलाफ FIR होता है, कार्रवाई होती है। इसको कानून का शासन, आनंद सिंह की बात कर रहे हैं आप, समझ गया मैं। लेकिन अब संजय कुमार जी बताएंगे। संजय कुमार जी, 2 आरोप कि 20 साल का कुछ लेखा जोखा है नहीं, तो बिहार से SIR का एक प्रयोग किया गया जिसके तहत घोटाला करने की, वोट चोरी करने की कोशिश का पूरा षड्यंत्र रचा गया, स्क्रिप्टेड किया गया। और दूसरा, आपने सुनी लिया, फराज किदवई साहब कह रहे हैं कि NCRB के आंकड़ों के मुताबिक आप बिहार का असली चेहरा छिपा नहीं सकते। धन्यवाद अनुराग भाई। मेरे ख्याल से दोनों 2 बातें हैं। एक जो SIR की प्रक्रिया है वो एक वैधानिक प्रक्रिया है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि ये टाइम टू टाइम इलेक्शन कमीशन का अधिकार है और इलेक्शन कमीशन को ये काम करना है। और वो प्रक्रिया पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, मंशा पर सवाल उठाया जा रहा है सरकार के, BJP के, कि उस प्रक्रिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। बृजलाल का उदाहरण दिया गया। तो ये तो मतलब ये तो नैरेटिव की बात है कि आप कैसे उसको हाफ ग्लास फुल देखते हो या हाफ ग्लास खाली देखते हो, ये आपके ऊपर है ना। अब सच्चाई ये है कि बहुत सारे जो वहाँ पे वोटर्स थे वो शिफ्ट कर गए, बहुत सारे वोटर्स गुजर गए, बहुत सारे वोटर्स फर्जी भी मिले, तो सबका रिवीजन होना जरूरी था और वो इलेक्शन कमीशन ने किया। तो इसको लेकर घबराना नहीं चाहिए। ये घबरा क्यों रहे? मैं तो यही प्रश्न इनसे पूछता हूं, चाहे वो TMC हो, सपा हो या DMK हो, वो घबरा क्यों रहे? घबराने की तो कोई बात नहीं है। इनके घबराने की बात इसलिए है क्योंकि शायद इनके मन में कोई द्वंद्व है। इनको कहीं ना कहीं अंदर से कुछ ना कुछ तो सता रहा है और इसके कारण ये इसका अपोज कर रहे हैं। अब रही बात कि मुद्दों पे आने की या SIR की, तो आप बिहार का अगर आप देखें कि चुनाव की तैयारी जब शुरू हुई तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी वोट चोरी यात्रा लेके निकले, है ना। उन्होंने वही निकले और सितंबर 1 तारीख के बाद जब राहुल गांधी वहां से निकले तो फिर गायब ही हो गए। फिर वो बिल्कुल अभी हाल फिलहाल में वापस वहां पे गए। इस बीच राजद ने अचानक से रियलाइज किया कि अरे ये तो वोट चोरी तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने ये सोचा था कि सुप्रीम कोर्ट कुछ ना कुछ इसमें आदेश देगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गलत पाया नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने देखा सिर्फ एक चीज, जो आधार कार्ड इंक्लूड करवाया, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लीन चिट दिया, सारी प्रक्रिया को आगे बढ़ने का काम कराया। तो देन ये रियलाइज किए कि ये तो गलत हो गया, ये हम वोट चोरी, हमें लगा कि इससे माहौल बन जाएगा। माहौल बना नहीं, तब इन्होंने अचानक से जो है रोजगार ये वो अपने डेवलपमेंट की बात पे आने लगे। अब रही बात दूसरी बात आपकी, तो इससे हमारे विकास का जो मुद्दा है वो कहीं भटकने वाला नहीं है। हम लोगों ने विकास किया है। नीतीश जी को विकास पुरुष कहा जाता है। नीतीश जी की जो छवि रही है वो इतनी क्लीन छवि रही है कि आजकल एक मैं वायरल वीडियो देख रहा हूँ, रील देख रहा हूँ। नीतीश जी की ही छवि क्लीन रह पाए, केवल वही सुशासन बाबू बन पाए। सुशासन के मामले में बिहार जो है वो कहीं स्टैंड नहीं कर पाया। देखिए, वर्ल्ड में कोई ऐसा जगह नहीं है, ये सिर्फ तेजस्वी यादव क्लेम करते हैं अपने घोषणा पत्र में कि वो अपराध मुक्त बिहार बना देंगे। भाई, कौन सा समाज वर्ल्ड का ऐसा है जो अपराध मुक्त हो सकता है? अब अपराध मुक्त और अपराध का संरक्षण देना दोनों अलग अलग बातें हैं। अपराध नियंत्रित समाज बनाया जा सकता है। अपराध नियंत्रित समाज बनाया सकता है, लेकिन तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि अपराध मुक्त कर देंगे, 100% अपराध खत्म कर देंगे। अब भाई भाई में लड़ाई हो रही है, अगर झगड़ा हो गया, कट्टा चल गया, तो अब उसको कैसे कोई नियंत्रित कर सकता है? भाई, कैसे उसको रोक सकता है ना? तो ये आपस में, जैसे इनके घर में लड़ाई हो रही है, इनके बहू के साथ इनकी लड़ाई हुई, तो ऐसे अपराध को कैसे रोकेंगे कोई? ये तो घरेलू मामले। और आप बिहार में साहब, आप इतने बेचैन हैं, आप लड़ क्यों नहीं लिए बिहार में? मतलब समाजवादी पार्टी अगर इतनी बेचैन है बिहार इलेक्शंस को लेकर के, तो मुझे लगता है कि कुछ कर लेना चाहिए था आपको महागठबंधन के साथ। बहुत बार इन्होंने ट्राई किया है, समाजवादी पार्टी ने बहुत बार ट्राई किया है, बिल्कुल जीरो से वहां से लौटे हैं, इसलिए अब हिम्मत नहीं कर सकते। मैं आता हूं, रुक जाइए फराज साहब, मैं आता हूं। फराज भाई, मैं आता हूं, 2 बार आ चुका हूं आपके पास। कंचना जी का रुख करूंगा मैं। कंचना जी, सवाल यह है कि 20 सालों के विकास का लेखा जोखा लेकर के यहां पर संजय कुमार मेरे साथ खड़े हुए स्टूडियो में कह रहे हैं जिस मुद्दे पर बात करनी हो कर लीजिए, मुख्यमंत्री से लेकर विकास कार्यों तक। सवाल यह है कि SIR के मुद्दे पर RJD हो
या कांग्रेस, कांग्रेस का मैं कांग्रेस से पूछूंगा, मैं आरजेडी का पूछ रहा हूं, बैकफुट पर क्यों आ गए? मतलब शुरुआत हुई थी एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव बहिष्कार तक जाने की। ये आप ही के नेता तेजस्वी यादव का बयान था कि अगर यह प्रक्रिया नहीं रुकी तो हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं अगर जनता का समर्थन मिला तो क्या जनता का समर्थन नहीं मिला आपको इसलिए चुनाव का बहिष्कार नहीं हुआ, या फिर बैक स्टेप आने की कोई और वजह थी, बैकफुट पर आने की कोई और वजह थी एसआईआर को लेकर? मैं आपके प्रश्नों का जवाब दूंगी, लेकिन यहाँ पर सवाल कई सारे हैं। प्रकाश पासवान जी जो एक अच्छे प्रवक्ता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी की, जिनकी तो मैं तो रेस्पेक्ट करती हूँ एटलीस्ट, इतना झूठ इन्होंने बोला है। शायद इनको मालूम नहीं है कि मुजफ्फरपुर में मोतीपुर का जो चीनी मिल है वो 2011 में बंद हुआ था। और जनाब आपको मालूम होना चाहिए कि 2011 में किसी और की नहीं, एनडीए की सरकार थी। ऐसे 15 से ज्यादा मिल, चीनी मिल, शुगर मिल जो बंद हुए बिहार में तमाम जगहों पर। जिस जगह पर मैं भी हूँ यहाँ पर भी एक मिल था, वो भी बंद हुआ है। लेकिन इनसे नहीं पूछ सकते। बरौनी रिफाइनरी की बात कर रहे हैं, इनको इतिहास भी नहीं मालूम। ये भारतीय जनता पार्टी तो अभी तक सरकार में अकेले दम पे आई नहीं है, तो ये तो एक भी इंडस्ट्री और एक भी चीनी मिल और एक भी कंपनी और एक भी फैक्ट्री तो खोले नहीं होंगे कि जो इनका खोला हुआ बंद हो गया होगा। बरौनी रिफाइनरी 1964 में जानते हैं कैसे बना था? सोवियत संघ के सपोर्ट से बना था, सोवियत संघ के सपोर्ट से बना था। और पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, तमाम राज्यों में यहाँ के डीजल जो है वो सप्लाई होते थे। सर आपको इतना तो ज्ञान होना चाहिए। और वही सोवियत संघ, आप बताइए आज आप यूएस की तरफ है, ट्रंप ने कितने रिफाइनरी यहाँ पर खुलवा दी धमकी देकर, बंदूक की जो आप कट्टा और कनपट्टी की बात करते हो ना, ट्रंप जी ने कट्टा लेके मोदी जी के कनपट्टी पे रखा और फिर बोला कि सारे। अब ये तो गलत भाषा है। जब मोदी जी कहते हैं कनपट्टी पे कट्टा रख दिया, तब आप कहते हैं आपत्तिजनक भाषा है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि ट्रंप ने मोदी की कनपट्टी पर कट्टा रख दिया, ये क्या बात हो गई कंचना जी? जिस भाषा शैली को आप इंडोर्स नहीं करते, आप वो भाषा शैली में खुद क्यों बात कर रही हैं? अनुराग जी आपने किसी के बीच में इतना नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं आपको जब तक आप बोल नहीं लेंगे किसी और के पास जाऊंगा नहीं। मैं तो आपसे चर्चा कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ कि भाई आप किसी भाषा पर आपत्ति करते तो वही भाषा आप खुद क्यों बोलते हैं? ये तो टेक्निकली गलत है ना। ट्रंप ने मोदी जी के कनपट्टी पर रिवॉल्वर नहीं रखी, कट्टा नहीं रखा। अब आप सुन लीजिए, अब आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी क्योंकि अरे नहीं, बिल्कुल सुनूंगा। बोलिए। ऑब्जेक्शन आपने किया है तो सुननी पड़ेगी। हमारे देश के आजाद भारत के, हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो इतना नीच भाषा का उपयोग करते हैं। और जब इतना छोटा और नीच भाषा का उपयोग अगर प्रधानमंत्री करे, और जानते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि गप्पू पप्पू चप्पू करेंगे, कट्टी और कनपट्टी और ये कट्टा करेंगे, तो इस लेवल पे उतरकर अपोजिशन हमें जवाब ही नहीं दे पाएगी। और जब इस लेवल पर उतरकर जवाब नहीं दे पाएगी, उनके सारे मुद्दे नौकरी और ये सारे गौण हो जाएंगे। तो ये जो बीजेपी का स्ट्रेटजी है ना, बिलो द बेल्ट जाकर भाषा उपयोग करने का, तो आपको फायदा होगा क्योंकि बिहार की जनता बड़ी सुधी है। ये तो अच्छा काम हो रहा है आपके लिए। इनको बिहार की जनता को पता चलेगा बीजेपी के पास आपको पप्पू टप्पू करने की कुछ है नहीं। आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। आप मेरी बात सुनिए। मैं तो बात कर रहा हूँ आपसे। देखिए चुनावी मंच नहीं है कंचना जी, मैं बात कर रहा हूँ आपसे। हाँ। बिल्कुल बात कर रहे हैं तो आप मेरी जवाब भी लेंगे, मैंने सुना। अब आप सोचिए कि जब हम नौकरी और रोजगार की बात कर रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री आकर यहाँ कट्टा की बात कर रहे हैं, और सेम उनके एक कैंडिडेट जो हैं एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं, गाड़ी उन पर चढ़ा देते हैं, और वो 4 दिन तक आदमी 40-40 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमता रहता है। प्रेशर पड़ने पर FIR होता है, वहां पर भी जाकर पुलिस से अपना बैग, अपना अटैची जो है वो कोई ढो रहा होता है। तो ऐसे बेशर्म लोग, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी ये रंगदारी देते हैं, हमारे आरजेडी का फुल फॉर्म बताते हैं, ये बेशर्म जनता पार्टी है। बेशर्म जनता पार्टी थेथर पार्टी है, ऐसी पार्टी जिनको कोई लज्जा नहीं है, एकदम ये शर्म बेच खाए हुए ये लोग हैं कि आकर आप गुजरात में जाते हो। कंचना जी थोड़ा इम्प्रोवाइज कीजिए। मैं आप बीजेपी का कोई नाम रखिए, मैं मना नहीं कर रहा, पर जब आप कहती हैं बेशर्म जनता पार्टी तो आप जनता को बेशर्म कह रही हैं। आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए। मतलब मैं कह रहा हूं कुछ और नाम रख लीजिए, मैं आपत्ति नहीं कर रहा। नहीं, आरजेडी का फुल फॉर्म आप मैं आपत्ति कर रहा हूं उस पर, मैं आपत्ति कर रहा हूं। मैं कौन सा इंडोर्स कर रहा हूं? बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। अगर आरजेडी का कोई और नाम रखा गया राष्ट्रीय जनता दल के अलावा तो बहुत गलत बात है। आप सिर्फ मेरे ऊपर आपत्ति कर रहे हैं। अगर आप नहीं, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, इसलिए कर रहा हूं। अनुराग जी अगर ऐसे ही फराज भाई से मैंने बात की क्योंकि अच्छा लग रहा था मुझे। अनुराग बोलिए, आप आपत्ति जताए होते ना, आपके जैसे बड़े बड़े अगर जर्नलिस्ट आवाज उठाए होते ना किस तरह से भाषाई मर्यादा प्रधानमंत्री। आपने कंचना जी कल का डिबेट नहीं देखा? मैंने पूछा था कि योगी आदित्यनाथ को क्या जरूरत थी वहां पर इस तरीके की भाषा शैली की। कंचना जी मैंने कल आपत्ति उठाई थी, कंचना जी कल की डिबेट में मैंने आपत्ति उठाई थी कि योगी आदित्यनाथ के पास क्या विकास कार्य गिनाने के लिए नहीं थे जो वो अप्पू पप्पू टप्पू कर रहे थे वहां पर। मैंने ये बीजेपी
बीजेपी से कल भी सवाल पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को क्या यह भाषा शोभा देती है कि कनपटी पर कट्टा रख करके कांग्रेस से जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का पद छीन लिया आरजेडी ने। मैं आपत्ति उठाता हूं, ऐसी बात नहीं है। आपने सवाल आपने उठाया था, आपको उसके लिए धन्यवाद। अब मैं अब जो आपने सवाल किया उस पर बोल दूं। बरौनी जो रिफाइनरी की बात करते हैं, जब बीपी जी यहाँ पर, मंडल जी यहाँ पर मुख्यमंत्री कुछ दिन के लिए बने थे, पता है आग लग गई थी उसमें। जब आग लग गई, ये जनसंघ के एक व्यक्ति जो है वो क्या कहते हैं, अरे जब पिछड़ा का कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा तो आग लगी ही नहीं जाएगा, इस तरह का बोलते थे, क्योंकि इनको ना शोभा ही नहीं देता है। कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार गिराए जब उन्होंने आरक्षण लागू किया, बीपी सिंह जी की सरकार गिराए जब इन्होंने आरक्षण लागू किया। ये लोग बात करेंगे, बता दीजिए ना, लास्ट इंडस्ट्री फैक्ट्री पता है बिहार में कब लगी थी? जब लालू जी रेलवे मिनिस्टर थे। लास्ट इंडस्ट्री लगी हुई थी इतने बड़े लेवल पे, सारण में, जहां पर व्हील बनता है रेलवे का। लेकिन ये बता दे, इतने समय पर इन्होंने कितनी फैक्ट्री दी बिहार में? यही पूछा था मैंने। सवाल होगा ना कि प्रधानमंत्री अगर आए कहीं पर तो अच्छी भाषा का उपयोग करे, इंडस्ट्री और फैक्ट्री लगाने की बात करे, और पिछले अपने भाषण में जो बोल कर गए हैं उसको बताने के रहे उनके पास कि हाँ मैंने ये किया, मैंने ये कहा था। इस तरह से चुनाव जीतेंगे बिहार में तो बिहार का क्या होगा? बिहार का क्या होगा? ठीक है गुरु प्रकाश जी, यही सवाल मैंने आपसे पूछा था कि लालू काल में क्या बंद हुआ वो तो आपने गिना दिया, लेकिन नीतीश काल में क्या शुरू हुआ वो कौन गिनाएगा? नहीं अनुराग जी, भाषाई मर्यादा की बात हो रही थी। इन चुनावों को इतिहास में जब लिखा जाएगा तो याद किया जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का आधिकारिक मंच था, कांग्रेस पार्टी के नेता मौजूद थे, कांग्रेस पार्टी के झंडे लहरा रहे थे, और एक अति पिछड़ी जाति से आने वाले प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग हुआ था। मतलब मुझे लगता है कि भाषाई संस्कार और भाषाई मर्यादा यदि ऐसे लोग बताए तो विचित्र बात होती है, नंबर एक। नंबर दो, बिहार आज पूरे देश में इथेनॉल प्रोडक्शन में नंबर 1 बना हुआ है। क्यों बना हुआ है? पेप्सिको का फैक्ट्री है, सीमेंट फैक्ट्री है, यहाँ लाइन से देकर के देखिए, शिक्षा हो, रोजगार हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आईआईटी पहले था क्या? आईएम पहले था क्या? पटना एयरपोर्ट का नया बिल्डिंग देखा है आपने? दरभंगा में एयरपोर्ट था क्या? पूर्णिया में एयरपोर्ट था क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? मखाना का बोर्ड आप लेकर के आए क्या? मतलब विचित्र मुझे लगता है कि विकास की, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, धन्यवाद। और ये बात कर रही थी भाई बीपी मंडल, कंचन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, मैं आपका बड़ा सवाल पूछना है, टाइम मांग रही हूं। डिबेट हो अनुराग जी के शो में। जी आपके पहले सवालों का जवाब दे रहे हैं, मुझे रोक लीजिएगा, मैं चुप हो जाता हूं। मैं अपनी बात को पूरा, और मतलब, और ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की बात हो रही थी, लालू जी ने कपटी ठाकुर बोला था, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को कपटी ठाकुर कहकर के संबोधित किया था। ऐसा संकर्षण ठाकुर जी ने अपने किताब में लिखा। संकर्षण, या तो अगर डिबेट यदि खराब करना है अनुराग जी को बता दीजिए, मैं उनके बारे में शांत बैठा था। अनुराग जी, मैं उनके बारे में शांत बैठा था, ये डिबेट बर्बाद करना है तो बता दीजिए, मेरा ऐसा स्वभाव है, संस्कार नहीं। आप बोलिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, धन्यवाद। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत के सर्वोच्च सम्मान से उनके शताब्दी वर्ष में किसने सम्मानित किया था? और उनको कपटी ठाकुर किसने बोला था? तो जननायक कर्पूरी ठाकुर को कपटी ठाकुर बोलेंगे तब इनको शर्म नहीं आई। शरद यादव के बेटे को टिकट नहीं देंगे, दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देंगे तब इनको शर्म नहीं आई। जब 12 नरसंहार होता है, 58 दलित महिला, दलित बच्चों को नरसंहार कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, तब इनको शर्म नहीं आई। और किस मुंह से बात करते हैं? रीतलाल यादव बहुत बड़े संत हैं क्या? सूरजभान बहुत बड़े संत हैं क्या? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? जिसका नाम ओसामा हो, जिसके पिता शहाबुद्दीन हो, वो यहाँ पे महात्मा ओसामा का मतलब शेर होता है गुरु प्रकाश जी। मॉरल साइंस, ओसामा का मतलब शेर होता है। अरे नहीं, एक ओसामा बिन लादेन अगर आतंकवादी निकला तो क्या सारे ओसामा बदनाम हो जाएंगे? कमाल कर रहे हैं आप। मैं बोल सकता हूं, ओसामा का शाब्दार्थ जो है वो उसका मतलब होता है शेर या शेर के जैसा। नाम ओसामा पे आप आपत्ति कर रहे हैं, मैं आपके ऊपर नहीं बोलूंगा जी। मैं आपके ऊपर हाँ, आपत्ति आपका मैं ले लेता हूं, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी थी ना। दिग्विजय सिंह आपको याद है ना? हाफिज सईद जी, ओसामा जी, इस प्रकार से तुष्टीकरण की राजनीति करने का देश पहचानता है, और यही कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। आप भी उस समय पत्रकार रहे होंगे जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि देश के संसाधनों पे पहला देश के मुसलमानों का है। आपने कहा होता वंचितों का है, शोषितों का है, पीड़ितों का है। और एक आखिरी बात कह के अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। राहुल गांधी जी आए थे राजनीतिक पर्यटन करने, बिहार के मान सम्मान स्वाभिमान, दशरथ मांझी माउंटेन मैन, उनके घर भी गए थे। उनके बेटे को कहा था हम आपको बोधगया से चुनाव लड़वाएंगे, सिंबल देंगे। उनके बेटे गए थे, राहुल जी ने मिलने तक का समय नहीं दिया। आज की खबर है अनुराग जी, पंजाब के कांग्रेस के अध्यक्ष ने सरदार बूटा सिंह कहा ये रंगरेटा समाज का है, ये काला रंग का है। उनके स्किन पे टिप्पणी करने वाले ये लगातार अपने पार्टी के राजेश राम जी एयरपोर्ट के बाहर पिटवा दिया था। किस मुंह से आप बात करते हो दलितों की? गुरु प्रकाश जी, समय की कमी है और मैं चाहता हूं कि आपत्ति करने वालों को भी समय दूं कि वो अपनी आपत्ति दर्ज करा सके।
ठीक है, लेकिन कांग्रेस की बात हुई, विशाल लोधी हमारे साथ हैं। विशाल, आपसे भी ये सवाल है कि एसआईआर के मुद्दे पर लाव लश्कर लेकर के बिहार इलेक्शंस में महागठबंधन उतरा था, लेकिन अब ना कांग्रेस कुछ कह रही है ना आरजेडी। मैं आरजेडी का उनसे पक्ष पूछ चुका हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस का पक्ष आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए अनुराग जी, जहां तक एसआईआर की बात है तो एसआईआर का विरोध भी कांग्रेस पार्टी पहले कर रही, तो एसआईआर का विरोध तो आज भी कर रही है। बिहार में एसआईआर कराकर चुनाव आयोग ने क्या साबित कर दिया है? कितने घुसपैठिए मिल गए हैं? अभी ताजा जो आंकड़े आया उसमें खुद बताइए, जो सबसे ज्यादा जो सख्त सीमांचल पे किया जा रहा था, तो आज क्या कितने घुसपैठिए चुनाव आयोग को मिल गए? सरकार किसकी है? निजाम किसका है? इनको इस्तीफा देना चाहिए। तो कुल मिला के जो एसआईआर तो संदिग्ध है। एसआईआर बिहार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक ब्रह्मास्त्र के रूप में उपयोग किया गया, क्योंकि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चाहे एसआईआर हो, चाहे सीआईडी हो, चाहे ईडी हो, इस तरह के हथियारों को यूज करके जो हारा चुनाव उसको जीतने का प्रयास करती है। जब जीत नहीं पाती है तो अपने अडानी के पैसों को लगाकर सरकार की खरीदने का प्रयास करती है। तो आप खुद देखिए एसआईआर गलत नहीं। आपने मतलब जनता की भूमिका ही जीरो कर दी चुनाव में जनता की भूमिका शून्य कर दी। एसआईआर की स्थिति जो थी वो संदिग्ध हो गई। संदिग्ध क्यों हुई? एसआईआर कराना था तो बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर जुलाई अगस्त के महीने में बाढ़ की चपेट में रहता है। आपने बोला कि 2003 के बाद जो लोग मतगणना सूची में नहीं, उनको अपने प्रमाण पत्र के द्वारा साबित करना पड़ेगा। तो जो जुलाई अगस्त का समय होता है वो बाढ़ ग्रसित होता है, बहुत सारा एरिया बाढ़ से डूबा होता है और लोग नाव से आना जाना, बहुत सारे मार्ग बंद रखते हैं। तो आप खुद देखिए। अरे मैं तो ये पूछ रहा था, आपकी सारी बातें सही लोधी साहब, मैं तो ये पूछ रहा था कि बैकफुट पर क्यों आ गए? उस मुद्दे को छोड़ करके बाकी मुद्दे आपने उठा लिए, वो मुद्दा क्यों छोड़ दिया? देखिए मुद्दा छोड़ा नहीं है। यदि मुद्दा छोड़ा होता तो आज भी राहुल गांधी जो है वो एसआईआर पर सवाल खड़ा करते हैं। कांग्रेस पार्टी एसआईआर पर सवाल खड़ा कर रही है। वोट चोरी का मुद्दा तो वोट चोरी का मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी का एक सिक्के का दूसरे पहलू के बराबर है। आप मान नहीं रहे, लेकिन आपने छोड़ दिया। तो कहां उसके ऊपर बात कर रहे हैं? चुनाव और खुद चुनाव आयोग, ठीक है, चुनाव आयोग की आज चुनाव आयोग ने 67 लाख वोट काट दिए। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। बादल देवनाथ, क्या दीदी डीएमके की तरह सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकती थी? वो सड़क पर क्यों उतर आई? मतलब ये उनको क्या लगता है कि माननीय अदालत पर भरोसा नहीं है, या फिर उन्हें पता है कि क्योंकि कोर्ट ये टिप्पणी कर चुका है कि प्रक्रिया में कोई खराबी नहीं है तो फिर सड़क पर उतरना ही बेहतर है? क्या क्या मन में चल रहा होगा दीदी के? दीदी पहले जब उनका 20-22 साल उम्र था तब से दीदी सड़क पर है। हाँ। आज 70 साल उम्र हो गया, आज भी सड़क पर है। हाँ। यही तो दीदी का, पूरे बंगाल के लोगों के लिए दीदी का जो इलाज है, आंदोलन करना, ये जो लड़ाई, ये भाजपा को पूरे देश से बहुत सारे लोग मुझे कह दिया, आप भी सुने, जो भाजपा को जो बंगाल में और पूरे देश में कोई टाइट किया तो वो ममता बनर्जी है। और लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ, जो मुद्दे पर ऊपर आज का जो चर्चा है अनुराग जी, जो एसआईआर के बारे में, बंगाल से बांग्लादेश का बॉर्डर जो है सबसे बड़ा है। हाँ। लेकिन जो लोग आते जाते हैं, जो लोग का डर है, जिसको लेके भाजपा ने आंदोलन किया था बंगाल में, मुतवा संप्रदाय, नमस्ते संप्रदाय, जो ब्राह्मण नहीं है, जो कुछ ब्राह्मण है, आज वर्धमान से कुछ जिला में भाजपा के लोग टेंशन में है। 2002 जो एसआईआर का लिस्ट था, उस लिस्ट में भाजपा के बहुत सारे लीडर है जिन लोगों का नाम एसआईआर लिस्ट में 2002 लिस्ट में नहीं है। शुभेंदु अधिकारी हर दिन यहाँ पर डराते हैं लोगों को, जो बिहार में जो हुआ तो आपत्ति दर्ज कराइए ना इसकी आपत्ति आप दर्ज कराइए। कोर्ट की शरण में क्यों नहीं जा रहे हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ, सड़क पर जाने से क्या होगा? और 10 सेकंड मिसाल, 10 सेकंड, 10 सेकंड बीच में मत होती है ना। जो डराने का जो कोशिश किया, उसमें 1 महीने के अंदर 6 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। अनुराग जी, बंगाल के अंदर, ये आपका भी जी न्यूज में और बंगाल के जो जी न्यूज का जो चैनल है उसमें आप लोगों के पास रिपोर्ट भी है, जो लोग आत्महत्या किया। एसआईआर के बारे में निर्वाचन कमीशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें इलेक्शन कमिश्नर को भी एक बार घोषणा कर दी, इस बारे में कोई डरना नहीं चाहिए, सब लोगों का नाम आया। सबसे बड़ा बात क्या है जानते? मेरा पिताजी रेलवे में काम किया 25 साल और मेरा माँ था 31 साल तक पेंशन मिला मेरा माँ को, लेकिन 2002 लिस्ट में, एसआईआर लिस्ट में हर बार माँ वोट दे रहा है। मेरा माँ का उम्र 75 साल हो गया और मेरा माँ का नाम, मेरा नाम 2002 में नहीं है। और मैं जहां पर बैठ रहा हूँ यहाँ से मैंने 1986 यही सारी त्रुटियां दूर करने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया है।
बादल देवनाथ जी, यही त्रुटियां सुधारने के लिए तो एसआईआर की प्रक्रिया है। आप उसका एक ही पक्ष क्यों देख रहे हैं? वो कलकत्ता के अंदर वो हम लोग का भी 2002 में मेरा नाम नहीं है तो मैं डर जाऊंगा। लेकिन ये डराने का जो कोशिश भाजपा कर रहा है, इसीलिए ममता दीदी सड़क पर है। जो डरने का बात नहीं है, लेकिन एसआईआर को लेके जो बाद में एनआरसी करने का जो अरे ममता दीदी तो अदालत के फैसले को लेकर के भी सड़क पर आ जाती है भाई। ठीक है, बादल देवनाथ जी, मैं लौटता हूँ। अब मैं ए.के. वाजपेयी साहब का रुख करूंगा। ए.के. वाजपेयी साहब, जब आप जुड़े नहीं थे तो फराज किदवई साहब ने एसआईआर के मुद्दे पर आपका जिक्र किया था। मैं पहले फराज किदवई साहब से वो सुन लेता हूं कि आपके बारे में क्या कह रहे थे वो, और उसके बाद उस पर आपका रिएक्शन लेता हूं। फराज भाई, आप बोल सकते हैं आप। नहीं, मैं देखिए वाजपेयी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, सीनियर हैं, और इनकी बड़ी बात से मत पलटिएगा, जो कहा था वही कहिएगा। चाहता हूं मैं बिल्कुल नहीं पलट रहा हूं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलाय हैं वो किसी न किसी कारण से बहुत ज्यादा असहज हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। वाजपेयी जी के नेता हैं, वो बोलते हैं, चिराग पासवान जी, आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट। अब ये चिराग पासवान जी बोल रहे हैं, वाजपेयी जी के नेता हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करिएगा तो इसका मतलब यह हुआ कि मुझे शर्म आती है कि मैं बिहार की सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं। अच्छा, चिराग पासवान जी को क्यों शर्म आ रही है? ऐसी क्या बात है कि चिराग पासवान जी को यह कहना पड़ रहा है कि मुझे शर्म आ रही है, आई फील सॉरी टू बी बैकिंग बिहार गवर्नमेंट? और उन्होंने क्यों बयान दिया था? इसलिए कि बिहार की लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था चकनाचूर हो गई थी। जो अभी लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। तो जब चिराग पासवान जी, उनके अलाई नहीं खुश हैं, वो कहते हैं कि बिहार, आज की तारीख में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है, तो क्या कंचना जी और क्या कांग्रेस, एनडीए के अंदर से यह आवाज आ रही है कि पिछले 20 साल में बिहार का सर्वनाश कर दिया है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व ने। ए.के. वाजपेयी जी, देखिए, फराज साहब हमारे मित्र भी हैं, इन्होंने ये बयान ठीक पढ़ा है, लेकिन ये बयान कब का है? आज से 3 महीने पहले का बयान है। हुआ क्या कि बिहार में 3-4 महीने पहले एकदम क्राइम बढ़ गया, और क्राइम में भी हत्याएं बढ़ गई। तो हमारे चिराग पासवान जी घर घर जाते हैं, सुख में दुख में सब जगह। तो जब वहाँ सीन देखा जाता है ना, और जब उनका दुख देखा जाता है, तो वो दुख सहा नहीं जाता, और जब सहा नहीं जाता तो हम गठबंधन धर्म भी भूल जाते हैं, जनता सुप्रीम हो जाती है। तो ये उस वक्त का बयान है। कल का भी, एक सेकंड अब सुनिए ना, अब कल का बयान भी सुनिए। जब अनंत सिंह की बात हुई, आनंद सिंह, अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए देवनाथ जी, सुन लीजिए, सुन तो लीजिए। बड़ी देर के बाद बड़े धैर्य और संयम के साथ सुना सबको। अनंत सिंह जब कल गिरफ्तार हो गए, तब चिराग बाबू ने क्या कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, और यही चिराग बाबू को चाहिए कि कोई सरकार हो, कानून अगर काम नहीं करेगा तो कैसे बन। और इसीलिए हम लोग जंगल राज कहते हैं कि उस वक्त एक्यूज कहां मिलता था अपराधी? सीएम हाउस में। कहां से ऑर्गेनाइज क्राइम होते थे? सीएम हाउस में। तो वो इसीलिए जंगल राज की बात हम करते हैं, और हमने नहीं की, वो तो हाई कोर्ट का वर्डिक्ट है। आपको भी मालूम है 1997 की जजमेंट है डिवीजन बेंच की। वो हाई कोर्ट की जब ऑब्जर्वेशन के बाद आती है ना, और जिन लोगों ने भुगता है वो आज भी थर-थर कांप रहे हैं कि कहीं जंगल राज दोबारा वापस ना आ जाए। और ये क्यों बात छेड़ी गई? क्योंकि सीएम का चेहरा आप लोगों ने तेजस्वी यादव को अनाउंस कर दिया, जो कि उसी परिवार से है। उनके आसपास कौन से लोग हैं? लालू यादव आज भी संबल बांट रहे हैं, बाकायदा हैंड ओवर करते हुए वीडियोज आती है मौके पे। और जहां तक बिहार का सवाल है ना, आप क्या दलितों की बात करेंगे या समाज के पिछड़े लोगों की बात करेंगे? हमारी पृष्ठभूमि भी वही है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसके प्रोविजन जो उसके टीथ थे वो टीथ कट गए एक तरीके से। स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे इस दुनिया में, उन्होंने फौरन, और चिराग पासवान जी, और बल्कि हम तीनों लोगों ने अप्रोच किया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को कि भाई ये तो बड़ा गलत हो जाएगा, आप इसको ठीक करिए। और हम सब लोग साधुवाद और धन्यवाद देते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको बाकायदा रिस्टोर किया SC/ST को। भारत रत्न किसने दिया कर्पूरी ठाकुर साहब को? अंबेडकर साहब के पार्लियामेंट में किसने तैल चित्र लगाया? किसने भारत? अब ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी, लेकिन एक बात तय है कि हम लोगों का 20 साल का जो शासन है, अगर आप कंपेयर करेंगे तो बिहार की जनता ने ऑलरेडी कंपेयर कर रखा है। इसीलिए सारे सर्वे क्या दिखा रहे हैं? 160 के आसपास दिखा रहे हैं। और हम लोगों का ये विश्वास है,
काम किया है, आगे भी काम करते। बड़ी कोशिशों की इन्होंने कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अरे भाई सबने ठोक के कह दिया, नेतृत्व उनका है, चेहरा भी उनका है। अच्छा, आप सोच समझ कर बोलिएगा, पहले चरण का चुनाव प्रचार जो है वो खत्म हो चुका है। जी जी जी, तो हम ये कह रहे हैं कि बिहार की चिंता हमको ज्यादा है। बिहार को एक स्टेप करके धीरे धीरे करके जहां हमने पहुंचाया है ना, उससे और आगे ले जाना है। चाहे पलायन की समस्या है, चाहे शिक्षा की व्यवस्था है, सब चीजें पूरी तरीके से उसकी धुरी पे जाके ठीक करने का प्रयास किया गया। और महिला सशक्तिकरण पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिला सशक्तिकरण अगर हुआ है तो बिहार में हुआ है। और वहां की महिलाएं देख रही हैं, चीजों को महसूस कर रही हैं। समय रहा तो लौटूंगा राकेश उपाध्याय। बहुत 20 सेकंड 20 सेकंड मैं आ रहा हूं, मैं फराज भाई, मैं 4 बार आ चुका आपका, मैं आता हूं, मैं उतना गुंजाइश रखूंगा कि आ सकूं आपके पास, लेकिन राकेश उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। राकेश उपाध्याय जी, सवाल पूछा जा रहा है कि बिहार में एसआईआर से क्या हासिल हुआ, और अब 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में अगर एसआईआर लाया जा रहा है तो उससे क्या हासिल हो जाएगा। बिहार को ये एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देख करके विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि क्या मिला, क्या कोई घुसपैठिया मिला। तो फिर अब इससे यह अंदाजा भी लगाया जा रहा है और यह आशंका व्यक्त की जा रही है कि चुनाव में घोटाला करने के लिए एक संवैधानिक प्रक्रिया की आड़ में स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। देखिए, चुनाव आयोग संवैधानिक ढंग से काम कर रहा है और जो फर्जी मतदाता सूची फर्जी तरीके से गढ़ी जाती है और उसमें सब दल इन्वॉल्व रहते हैं, कोई छुपाने की बात नहीं। और सब जो चुनावी राजनीति चल रही है भारत की, उसमें स्पेसिफिकली प्रत्याशी कोशिश करते हैं कि हमारे अधिक से अधिक तादाद में मतदाता जोड़े जाएं। तो अब जैसे ही एसआईआर का ऐलान होता है तो जो फर्जी मतदाता जिस पार्टी ने ज्यादा जुड़वाए हैं तो एक भगदड़ चालू हो जाती है। अभी बंगाल में शुरू हो गई, भाग रहे हैं छोड़ छोड़ करके कि क्योंकि उसका जो मैसेज है कम्युनिकेशन वो ज्यादा डीपर है कि बहुत कार्रवाई कड़ी होगी। तो बिहार में 75 लाख के करीब जो है और उसमें से जो 40 लाख डिलीट हो रहे हैं, तो ये कौन लोग हैं? हम घुसपैठिया तो नहीं कहते, हो सकता है डबल ट्रिपल मतदाता सूची में नाम दर्ज करा रखा है तो सब हटाए जा रहे हैं और इसमें कोई समस्या नहीं, पूरे देश में होना चाहिए। भाई एक भी घुसपैठिया अगर मतदाता सूची में है तो भारत के संविधान की और भारतीय राजनीतिक तंत्र की राकेश उपाध्याय जी, चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए जा रहे हैं, बल्कि बीजेपी की मंशा पर इस प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। ये राजनीतिक लड़ाई चलती रहती है, मंशा पर बीजेपी विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए, विपक्ष बीजेपी की मंशा पर सवाल उठाए, ये उन लोगों का इंटरनल मैटर है। पर जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो आगे बढ़नी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, नीतीश सरकार ने बेहतरीन काम किया है, डेवलपमेंट के मोर्चे पर काम किया है। हम लोग, मैं जी न्यूज में आप ही के चैनल में इलेक्शन डेस्क का इंचार्ज था और मुझे याद है 2005-2007 में जब हम डेटा लेकर चलते थे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बिहार की ग्रोथ रेट क्या थी? 0। आज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंडस्ट्री का सेक्टर बिहार में एग्रीकल्चर से ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है जीडीपी में। 22% ग्रोथ रेट में आज सबसे फास्टेस्ट इकोनॉमी बिहार की चल रही है। मैं ये नहीं कहता कि किसी, इसमें पूरे बिहारी समाज का इसमें योगदान है, सभी पॉलिटिकल पार्टीज लगती हैं। हम ये कह रहे हैं लालू यादव का जो जंगल राज था, आज जो कंपटीशन चल रहा है, उस इशू को छोड़ करके नेतृत्व के लेवल पर देखना चाहिए कि एक आरजेडी में भी अच्छा चेहरा तेजस्वी का, उसने डिप्टी सीएम के रूप में एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया, नीतीश को स्ट्रेंथ किया। अब इंटरनल पॉलिटिक्स से गठबंधन टूट गया। कल को यह भी संभव है कि भाई तेजस्वी एनडीए में आ जाए। आज की राजनीति जो चल रही है मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, इसलिए मैं पॉलिटिकल लोगों की बातों पे नहीं कंचना जी, ये तो हाइपरबोलिक हो गया कंचना जी कि कई कल को ऐसा हो सकता है कि तेजस्वी एनडीए में आ जाए। आज की राजनीति में देखिए उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम कौन है योगी आदित्यनाथ के साथ? चिराग पासवान जी और वो ये जो पाठक जी हैं डिप्टी सीएम, अरे बसपा के नेता थे, उसके पहले कांग्रेस में थे। दिल्ली बीजेपी में बीजेपी ने मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो समाजवादी पार्टी के टिकट पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। मैं राजनीतिक लोगों की बातों पर कोई भरोसा नहीं लालू जी डेटा से चलता हूँ। और राजनीतिक लोगों के बात कर सकते हैं आप। लालू जी का अब चल कहाँ रहा है? लालू जी का तो फोटो ही गायब हो गया। लालू जी का कार्यकाल समाप्त हो गया, लालू जी का समय समाप्त हो गया। और अभी तेज प्रताप के टेस्ट हो रहे हैं। तेज प्रताप के साथ जो व्यवहार हो रहा है वो भी गंभीर इशू है। बिहार की राजनीति देख रही है कि आप बड़े भाई के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं।
तेज प्रताप के साथ जो व्यवहार हो रहा है, ये परिवार का मैटर, मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा। बादल देवनाथ कह रहे हैं नीतीश जी फिर जाएंगे आरजेडी के पास। सॉरी, आप नीतीश जी फिर गठबंधन करेंगे, पास करेंगे। आप मुझे भतीजा चाचा को कई बार बुला चुका है। बिहार में 15 सालों में विकास किया, विकास की रफ्तार तेज हुई है। और साइमल्टेनियसली मैं कहना चाहता हूँ राजनीति के चरित्र का पतन दिख नहीं रहा है। कंचना जी, आप ज्यादा के फोटो खिंचवा रही हैं, वीडियो बना रही हैं, वहाँ पे रील बना रही हैं। पहले कहाँ लड़कियां वहाँ पे निकल पाती थी, आज आप खुलेआम घूम पा रही हैं। आपको दिख नहीं रहा है कि बिहार में क्या सुरक्षा का पैमाना कहाँ चला गया, कहाँ से कहाँ चला गया। संजय जी ना, वो बात जो आप कह रहे हैं वो तो 2005 के पहले नीतीश कुमार जी भी कुछ नहीं थे, रेलवे मिनिस्टर भी नहीं बने थे ना, विधायक भी कभी नहीं जीते थे ना। देखिए मैं नहीं समझ पाता। चलिए यहाँ से कल शुरू करेंगे। गुरु प्रकाश जी माफी चाहूंगा और फराज किरवई साहब मैं माफी चाहूंगा। आप अच्छा खासा बोले, लेकिन मैंने कहा था वो समय रहा तो मैं आऊंगा, लेकिन मैं आ नहीं पा रहा क्योंकि समय अब इजाजत नहीं दे रहा। लेकिन बिहार पर हम लोग ये ताल ठोक के अपना जारी रखेंगे और कल शाम 5 बजे बिहार से जुड़े किसी मुद्दे के साथ ठोकेंगे ताल, पूछेंगे सवाल। सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद आज की डिबेट में शामिल होने के लिए। आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद ताल ठोक के देखने के लिए। अगली मुलाकात तक यानी कल शाम 5 बजे तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे भी के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।